दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक अधिकार एवं न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अधिकार एवं न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आप देखिए कि नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। तो आपको बताना है कि नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। तो उत्तर है नैतिक अधिकार को। दोस्तों आप जान लीजिए कि नैतिक अधिकार व्यक्ति के अंतःकरण और समाज की नैतिक चेतना पर आधारित होते हैं। राज्य में न तो इस विषय पर कानून बन सकता है और न ही कोई दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। तो इसलिए नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये कथन किसका है। तो उत्तर है ये कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कर्तव्य पालन को अधिकार से पहले रखा है। उनका कहना है कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। तो आप जान लीजिए ये है अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। दोस्तों अधिकारों का प्रत्ययवादी या अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। और दोस्तों व्यक्तित्व के अधिकार को कांट के इस स्वतः सिद्ध तथ्य को मानकर चलता है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के अनुरूप जीने का अधिकार है। और कांट के समान ग्रीन जैसे प्रत्ययवादी विचारक व्यक्तित्व के अधिकार को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से अधिकार को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है। तो याद रखिएगा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें जो गलत कथन है वो ये है कि अधिकार व्यक्ति की अंतश्चेतना में अंतर्निहित हैं। ये कथन आपका गलत है। दोस्तों प्रत्येक अधिकार सामाजिक संदर्भ के लिए होता है और वैयक्तिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अधिकार मांगों के रूप में प्रकट होते हैं जिन्हें समाज में समर्थन प्राप्त होता है और राज्य की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है, तब ये अधिकार बनते हैं। तो इसलिए ये कथन गलत है कि अधिकार व्यक्ति की अंतश्चेतना में अंतर्निहित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है। तो आप जानते हैं सामाजिक चेतना। दोस्तों ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों को इसलिए स्वीकार करते हैं कि वे व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं, न कि समाजहीन प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त अधिकार जैसा कि लॉक मानते थे। दोस्तों ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों का आधार सामाजिक चेतना को मानते हैं। यह सार्वजनिक नैतिक चेतना है जिसमें सामान्य हित की धारणा का समावेश होता है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है। तो दोस्तों अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है कि राज्य परंपराओं की देन है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं और वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वे रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए लॉक, बर्क, मिल और स्पेंसर में से किसने अधिकारों को निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है, आपको बताना है। तो उत्तर है स्पेंसर ने। दोस्तों स्पेंसर ने अधिकारों को निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, बर्क जो हैं एक विचारक हैं एडमंड बर्क, ये किस सिद्धांत के समर्थक थे। तो उत्तर है बर्क ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं। और आप जान लीजिए कि बर्क प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को सर्वथा
अशुद्ध और उनसे असहमत हैं। और उसका कथन था कि प्राकृतिक अधिकारों पर बल देना समाज में अराजकता उत्पन्न करना है। तो इसलिए बर्क जो हैं ये ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी सामाजिक चेतना का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार और कर्तव्य कैसे हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन जॉन रॉल्स का है। आप जान लीजिए, ये कथन जॉन रॉल्स का है। और दोस्तों, जॉन रॉल्स ने अपना संपूर्ण जीवन न्याय सिद्धांत की स्थापना में लगा दिया। उन्होंने न्याय सिद्धांत को खड़ा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों को समझने का प्रयास किया और उन्होंने अपने सिद्धांत को समझौतावादियों के विचारों पर आधारित करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया है। और जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है? तो उत्तर है बोसांके। दोस्तों, अधिकार को परिभाषित करते हुए बोसांके ने लिखा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अगला प्रश्न है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। लास्की का कहना है दोस्तों कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, विचारक हैं ग्रीन, दुर्खीम, वेबर और मार्क्स में से कौन संरचनावादी विचारक नहीं हैं? तो उत्तर है ग्रीन। दोस्तों, ग्रीन जो है ये संरचनावादी विचारक नहीं है, जबकि दुर्खीम, वेबर और मार्क्स ने समाज की संरचना का विस्तार से वर्णन किया है। और दोस्तों, ये दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य के कृत्य समाज की संरचनाओं से निर्धारित होते हैं, राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों के चरित्र से नहीं। अगला प्रश्न है, हाब्स, लॉक और टी.एच. ग्रीन में से किसने कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो आप जान लीजिए, टी.एच. ग्रीन ने। दोस्तों, टी.एच. ग्रीन ने राज्य के कार्यों की व्याख्या नकारात्मक रूप में नहीं की है। उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना, किंतु इस नकारात्मक भूमिका के बावजूद भी ग्रीन ने कहा कि यदि अशिक्षा, बेकारी, भुखमरी और शराबखोरी से लोगों का व्यक्तित्व नष्ट हो रहा है तो राज्य को इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ग्रीन जो है ये कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत समझ में आता है। अगला प्रश्न है, हीगल, कांट, फिक्टे में से किसने जर्मन चिंतक ग्रीन का विचार प्रभावित है? आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए, हीगल, कांट और फिक्टे तीनों से अगर जो आप देखिए कि ग्रीन का विचार किससे प्रभावित है तो आप जान लीजिए कि हीगल, कांट और फिक्टे तीनों का प्रभाव जो है ये ग्रीन के विचारों पर पड़ा है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन ग्रीन के बारे में सही है? इसमें आपको बताना है। तो आप देखिए कि राज्य समाजों में एक समाज है और ग्रीन आदर्शवादी विचारक है। ग्रीन के अनुसार दोस्तों राज्य सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है। और ग्रीन के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए कि ग्रीन जो है राज्य को बहुलवादी नहीं मानते हैं, वो राज्य को अन्य समुदायों से उच्च स्थान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। दोस्तों अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक को काम करने का अधिकार है,
उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन लास्की का है। और आप जान लीजिए लास्की ने अपनी प्रसिद्ध रचना ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में नागरिकों के काम के अधिकार का समर्थन किया है और कहा है कि काम के अधिकार के अभाव में नागरिक उन साधनों से वंचित हो जाएगा जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो आप जान लीजिएगा कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि ये अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया गया है। ये कथन संबंधित है किसके अधिकारों से? तो दोस्तों ये कथन अधिकारों के नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है। अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं और अधिकार नागरिकों को जन्मजात प्राप्त होते हैं। ये अधिकार राज्य की देन नहीं है, वरन ये तो स्वयं राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। अतः इसलिए इन्हें लागू किया जाता है क्योंकि वे अधिकार हैं, इनको कानूनी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसा अधिकारों के नैसर्गिक सिद्धांत की मान्यता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं, ये मत है। तो याद रखिएगा मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं, ये अधिकारों के नैसर्गिक सिद्धांत का मत है। अगला प्रश्न है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में होता है, ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए दोस्तों ये कथन वाइल्ड का है। एक विचारक हैं वाइल्ड, इनका कहना है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। और आप जान लीजिए कि व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है। और एक विचारक हैं ग्रे ने अधिकार को कर्तव्य का पूरक बताया है। और इसी संदर्भ में वाइल्ड ने लिखा है कि बिना अधिकारों का महत्व, देखिए अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में है, बिना कर्तव्य के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। और इसी से संबंधित भारतीय विचारक महात्मा गांधी का कहना है कि कर्तव्य का पालन कीजिए और आपको अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये बेंथम की परिभाषा है। दोस्तों बेंथम कहते हैं कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आप देख सकते हैं पैनऑप्टिकन जेल, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और रसोई में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि पैनऑप्टिकन जो है ये जेल का महत्वपूर्ण उदाहरण है। पैनऑप्टिकन जेरमी बेंथम द्वारा अभिकल्पित एक प्रकार का संस्थानिक भवन है। और पैनऑप्टिकन से जो है दो शब्द मिलकर बने हैं, पैन और ऑप्टिकन। पैन का मतलब है कैदी और ऑप्टिकन का मतलब है कैदियों पर नज़र रखने वाला निगरानीकर्ता, यानी ऐसी जगह जहां कैदियों को रखा जाता है वो स्थान जेल है। और पैनऑप्टिकन जो है इसकी व्यवस्था एक अधिकारी के रूप में की जाती है जो कि सभी कैदियों पर नज़र रखता है और उनके व्यवहारों का निरीक्षण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए ये कथन हाब्स का है। हाब्स ने संप्रभुता संपन्न व्यक्ति, जिसको कि वो लेवायथन कहता है, उसी को वो कानून का स्रोत मानता है। सामाजिक समझौते की प्रकृति के अनुसार लेवायथन सबको आदेश देता है, लेकिन वो किसी अन्य के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और हाब्स का कहना है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है और उसे ही दूसरों को आदेश देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, ये किस अधिकार के सिद्धांत का जो है मूल मंतव्य है?
तो सही उत्तर है व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। और मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार जो है वो सबसे अधिक मौलिक और आधारभूत अधिकार है। ये एक प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति को सहज ही प्राप्त होता है, इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। और इस अधिकार के बिना दोस्तों अन्य अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आप देख लीजिए, प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति का वो अधिकार है जो उसे सहज ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है, आपको बताना है। तो दोस्तों, अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत है उसकी मान्यता है कि अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है और अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं। तो याद रखिएगा, वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन और लॉक में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, लॉक अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक है। हाब्स, बेंथम और जॉन ऑस्टिन ये अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थकों में शामिल हैं। लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे जाता है। तो उत्तर है ऑस्टिन को। दोस्तों, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत का श्रेय ऑस्टिन को जाता है और इनका मानना है कि अधिकार राज्य की देन है। प्रभुता संपन्न होने के कारण राज्य कानून निर्माण की अंतिम सत्ता है और अधिकारों का सृजन कानून के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं। तो याद रखिएगा, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं। तो उत्तर है ये सकारात्मक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार। दोस्तों, अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व अथवा आत्मविकास में सहायता मिलती है। अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो नकारात्मक अधिकार और दूसरा सकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार क्या है। तो राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है उन्हें नकारात्मक अधिकार कहते हैं, जैसे विचार, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। और वहीं दूसरी ओर सकारात्मक अधिकार ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति को आत्मविकास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो इसमें आप देखिए, चिकित्सा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, काम पाने का अधिकार, कानूनी सहायता पाने का अधिकार, शिक्षा और सेवा योजन, तो इस प्रकार से सकारात्मक अधिकारों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन जो है अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है। तो आप याद रखिएगा, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है ये अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है और जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। लॉक के अनुसार कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले यानी प्राकृतिक अवस्था में भी विद्यमान थे, इन्हीं को प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकार संबंधी सबसे प्राचीन का सिद्धांत क्या है। तो ये है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ये अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, अन्य सभी अधिकार मूलतः किससे निकले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अन्य सभी सिद्धांत जो है या अन्य सभी अधिकार मूलतः प्राकृतिक अधिकारों से ही निकले हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि जितने भी अधिकार हैं, अन्य सभी अधिकार, ये मूलतः प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से ही निकले हैं और प्राकृतिक अधिकारों के विचार का प्रयोग राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। और आप जान लीजिए कि अन्य सभी अधिकार जो हैं ये प्राकृतिक अधिकारों से ही निकले हैं। और आप जान लीजिए, प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माना है, जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति और प्राधिकार में विभेदक या निर्भेदक तत्व क्या है।
तो ये है वैधता। दोस्तों वैधता या लेजिटमेसी ये शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व है। शक्ति और प्राधिकार में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो वैधता का होता है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तो वो प्राधिकार या सत्ता का रूप ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न है कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण और समाज के संरक्षण में कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? तो उत्तर है समाज का संरक्षण। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो अधिकार है उसकी सामान्य धारणा जो है उसमें ये माना जाता है कि अधिकारों के जो लक्षण हैं उसमें अधिकारों का सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण, सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। तो इसलिए समाज का संरक्षण अधिकारों का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है, और राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये कथन हेराल्ड जोसेफ लास्की का है, जो मानते हैं कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने अपने नागरिकों को कौन से अधिकार दिए हैं, और राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो उत्तर है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता ये है कि प्राकृतिक अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। यानी लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अधिकार जो है इनका सृजन राज्य नहीं करता है बल्कि राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हुआ है जो कि व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है किसके द्वारा? तो ये केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो याद रखिएगा उदारवाद के जनक जॉन लॉक की रचना है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों लॉक ने अपने ग्रंथ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा है कि लोग इनका उपभोग प्राकृतिक अवस्था में तो करते ही थे, राज्य के निर्माण के बाद भी इन अधिकारों का उपयोग जारी रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है किसको? तो उत्तर है आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता दोस्तों हाब्स को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता हाब्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है देख सकते हैं कि लॉक के अनुसार प्रकृति से राज्य के लोग केवल उपभोग करते थे किनका? तो उत्तर है प्राकृतिक अधिकारों का, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों लॉक, बेंथम, ग्रीन और मार्क्स में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो आप जान लीजिए जॉन लॉक ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? तो उत्तर है लॉक ने। दोस्तों लॉक ने अपनी कृति टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में राज्य पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास प्राकृतिक अधिकारों का होना स्वीकार किया है, और लॉक कहता है सामाजिक समझौता के द्वारा जब राज्य का निर्माण होता है तब राज्य का सदस्य बनने पर भी लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग नहीं करते बल्कि उन अधिकारों के साथ वो राज्य में प्रवेश करते हैं। तो लॉक का मानना है दोस्तों व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा विचारक ये सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों लॉक ने अपने जो महत्वपूर्ण विचारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी जान लीजिए कि लॉक इसमें संपत्ति के अधिकार को जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार से ऊपर और संपत्ति के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता का आधार मानता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि लॉक का कहना है कि संपत्ति का अधिकार इतना व्यापक है कि उसमें जीवन और स्वतंत्रता भी निहित है।
जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण संपत्ति के अभाव में संभव नहीं है, इसलिए संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स, लॉक, रूसो और बेंथम में किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है? तो लॉक ने। दोस्तों लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, लॉक ने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और समानता का अधिकार में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में शामिल नहीं किया है? तो दोस्तों समानता के अधिकार को लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में शामिल नहीं किया है। और आप जान लीजिए कि लॉक के अनुसार जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के संदर्भ में क्या सही है? तो आप जान लीजिए प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है, सही है। और प्लेटो का आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। तो प्लेटो के संबंध में ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में शामिल अधिकार कौन से हैं? तो आप जान लीजिए कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और आवास का अधिकार ये मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में शामिल अधिकार हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और आवास यानी रहने योग्य घर का अधिकार ये मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन है? तो लॉक 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए कि मतदान, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित होना और काम पाना में से राजनीतिक अधिकारों में किसे शामिल नहीं करते हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों, काम पाने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकारों में शामिल नहीं है। मतदान, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित होना ये सभी राजनीतिक अधिकारों में शामिल है, जबकि काम पाना इसमें शामिल नहीं है। और आप जान लीजिए दोस्तों, जीविकोपार्जन और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, रोजगार के संबंध में जो है समान अवसर की प्राप्ति और संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं ये इसमें शामिल हैं। वोट देना और वोट लेना एक व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है, जिसके लिए नागरिक होना अनिवार्य है, यानी नागरिक राजनीतिक व्यक्ति है जो यथास्थिति स्थापित निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, काम पाने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 3 विचारकों के नाम दिया है, बेंथम, थॉमस पेन और बर्क में कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो उत्तर है थॉमस पेन। आप जान लीजिए दोस्तों, बेंथम जो है ये कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं। बर्क यानी एडमंड बर्क ये ऐतिहासिक अधिकार के सिद्धांत के समर्थक हैं। और थॉमस पेन जो हैं ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक या समर्थक हैं। तो उत्तर हो जाएगा बेंथम, थॉमस पेन और बर्क में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक या प्रतिपादक थॉमस पेन हैं। दोस्तों इसके बाद यानी अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद आइए देख लेते हैं न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा का स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और समन्वय में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और समन्वय में कौन सा केंद्रीय लक्षण है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा समन्वय। और प्लेटो ने दोस्तों आप जान लीजिए कि प्लेटो ने समन्वय पर बहुत अधिक बल दिया है। प्लेटो का कहना है कि अपने प्रकृति आधारित गुणों के अनुसार कार्य करना न्याय है, यानी व्यक्ति को जिस कार्य में योग्यता प्राप्त है उसके अनुसार कार्य करना न्याय है, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो का मानना है कि विवेक, साहस और तृष्णा के आधार पर लोगों का जो वर्गीकरण किया जाता है और व्यक्तिगत स्तर पर न्याय तभी सुलभ होता है जब इन तीनों गुणों का आपस में समन्वय हो। तो इस प्रकार प्लेटो की न्याय की अवधारणा में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और समन्वय में से केंद्रीय लक्षण जो है ये आपका समन्वय है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो आप जान लीजिए, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित है। प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए, और रिपब्लिक का उपशीर्षक या सब टाइटिल ये कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्याय का अर्थ क्या है? दोस्तों, न्याय का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, और आप जान लीजिए कि सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही न्याय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्याय का अर्थ क्या है, तो उत्तर है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही न्याय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो ने समर्थन किया है किसका? तो उत्तर है प्लेटो ने न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा उद्घाटित किया है, उससे न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता है। प्लेटो का न्याय देशकाल से आबद्ध स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है, जिससे विधि का संरक्षण नहीं प्राप्त है, और प्लेटो का संपूर्ण न्याय जो है दार्शनिक राज्य पर आधारित करके न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है किससे? तो याद रखिएगा, राजनीतिक न्याय संविधान द्वारा सुनिश्चित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप जान लीजिए कि आप देखिए कि राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, और राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की लाभ की प्राप्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही राजनीतिक न्याय है, और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है, राजनीतिक न्याय का अर्थ ये है कि समान राजनीतिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, इसका जो है राजनीतिक न्याय इसे ही कहते हैं। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के जो मुख्य साधन हैं, उसमें वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों को भाषण, विचार, सम्मेलन आदि का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी बातें दोस्तों ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत शामिल हैं। और इसमें एक विचार ये भी निहित है कि दोस्तों राजनीति में कोई कुलीन या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। तो बिल्कुल सही है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है, और कारण है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है, और दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा कौन करता है? तो उत्तर है जॉन रॉल्स। दोस्तों, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को नैतिक और पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय कहा है, और इसके आधार पर जॉन रॉल्स ने दोस्तों अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की है। और आप जानते हैं जॉन रॉल्स ने दोस्तों अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में न्याय की अवधारणा का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, और आप जान लीजिए कि इन्होंने आज के उदारवादी सामंतवादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत हाब्स, लॉक और रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है, और इनके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि उससे अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल पदार्थों जैसे वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता और स्वास्थ्य, शक्ति, क्षमता को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। और आप जान लीजिए कि दोस्तों अपने न्याय सिद्धांत में जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद की निंदा की है।
अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा है? तो दोस्तों अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय की संकल्पना में कहा है कि ये मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय वो है कि एक व्यक्ति एक कार्य करे और एक वर्ग एक कर्तव्य करे, कोई भी व्यक्ति दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे, ऐसी स्थिति में ही न्याय की स्थापना हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक कथन है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कथन दोस्तों ये बार्कर का है, जो कहते हैं कि प्लेटो का न्याय संबंधी विचार जो है ये निष्क्रिय, स्थिर, आत्मानुवादी और अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, राल्स की न्याय की अवधारणा किस प्रकार की है? तो राल्स की न्याय की अवधारणा उदारवादी न्याय की अवधारणा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, किसने न्याय को उचितता यानी जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? तो उत्तर है, जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को न्याय उचितता के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार्ल्स टेलर, जॉन राल्स, मैकफर्सन और हेयक में कौन समुदायवादी विचारक है? तो याद रखिएगा, टेलर। दोस्तों टेलर जो हैं ये समुदायवादी विचारक हैं और समुदायवादी दृष्टिकोण ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक उद्देश्य है, मौलिक अंग है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है जॉन राल्स का। आप जान लीजिए दोस्तों, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति और उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। ये कथन जॉन राल्स का है। अगला प्रश्न है, जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को कौन सी संज्ञा प्रदान की है? तो उत्तर है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को कौन सी संज्ञा दी है? तो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राल्स के अनुसार न्याय के कौन से लक्षण हैं? तो आप जान लीजिए, राल्स का मानना है कि न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता और सामाजिक न्याय से सरोकार, ये राल्स के न्याय सिद्धांत के प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए कि किसने ये प्रतिपादित किया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है या प्राथमिक सद्गुण है? तो ये जॉन राल्स द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक सद्गुण है। आप जान लीजिए दोस्तों, राल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है और वो अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहता है। और राल्स ने न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रणाली का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है क्या? तो समान न्याय का सिद्धांत ये राल्स के न्याय प्रणाली का भाग नहीं है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आप जान लीजिए कि समान न्याय का सिद्धांत जो है वो राल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। आपकी विशेष जानकारी के लिए बता दें कि जॉन राल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में 3 प्रकार के न्याय का प्रतिपादन किया है, जैसे समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेद मूलक सिद्धांत और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। तो इसलिए समान न्याय का सिद्धांत राल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ये विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो ये कथन सेंट ऑगस्टाइन का है। दोस्तों ऑगस्टाइन 5वीं शताब्दी के प्रमुख विचारक हैं और आप जान लीजिए कि ये पहले राजनीतिक दार्शनिक हैं जिन्होंने लौकिक और धार्मिक दोनों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की उपर्युक्त सीमा की समस्या का निरूपण किया है। और इस समय राज्य और चर्च जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र थे
चिंतन के। और दोस्तों ऑगस्टाइन न्याय को राज्य का सबसे प्रमुख तत्व मानते हैं। इनके अनुसार जिन राज्यों में राज्य न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। और एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अगला प्रश्न है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह है। ये कथन किसका है? तो ये ऑगस्टाइन का कथन है। अगला प्रश्न है, अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस और मैकियावेली में किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो दोस्तों ये कथन थ्रेसिमेकस का है। और थ्रेसिमेकस एक सोफिस्ट विचारक हैं। इनका कहना है कि माइट इज राइट यानी शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका थ्रेसिमेकस का है। अगला प्रश्न है, जस्टिस शब्द जस से निकला है और जस जो है इसमें पूछा गया है कि ये किस भाषा से संबंधित शब्द है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, जस्टिस शब्द जस से बना है, JUS। जस्टिस शब्द जस से बना है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और जश का अर्थ कानून या न्याय होता है। दोस्तों लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिशिया भी कहा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जस्टिस शब्द जस से निकला है जो कि मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हीगल दोस्तों ये तत्वशास्त्री या जो है मेटाफिजिकल जस्टिस से संबंधित हैं। ऑस्टिन ज्यूरिडिकल यानी न्यायिक तत्व से संबंधित हैं। मैकाइवर समाजशास्त्री विचारक हैं और गार्नर जो हैं विवरणात्मक हैं। तो इसमें आप अगर जो विचारकों का सुमेलन करेंगे तो हीगल तत्वशास्त्री, ऑस्टिन न्यायिक, मैकाइवर समाजशास्त्री और गार्नर विवरणात्मक विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी और बहुलवादियों में कौन बल देते हैं? तो उत्तर है मार्क्सवादी। दोस्तों मार्क्सवादी सामाजिक न्याय पर विशेष बल देते हैं और सामाजिक न्याय से तात्पर्य नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेद न किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और आत्म विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो और किसी के पास कोई विशेषाधिकार न हो, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। और ये सामाजिक न्याय की अवधारणा इस पर विशेष बल मार्क्सवादी देते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो आप जान लीजिए कि सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित जो सुविधाएं और विशेषाधिकार हों उनकी समाप्ति, इसे ही सामाजिक न्याय कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है और अंबेडकर आजीवन समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों और हितों की सिद्धि के लिए संघर्ष करते रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी न्याय की अवधारणा किस प्रकार की है? तो आप जान लीजिए यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक अवधारणा है। और यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो ग्रीक यानी यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है। और यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तर है वितरक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रतिपादन सबसे पहले अरस्तु के द्वारा किया गया था। और अरस्तु के अनुसार जो है न्याय 2 प्रकार के हैं, ये हैं वितरण न्याय और प्रतिवर्ती न्याय। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वितरण न्याय का संबंध सम्मान या धन संपदा के वितरण से है और ये विधायक या लेजिस्लेटर के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए। लेकिन अरस्तु के अनुसार ये वितरण अंकगणितीय अनुपात से न होकर रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए, यानी सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए।
तो समान के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार ये अरस्तु द्वारा प्रतिपादित न्याय की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देख सकते हैं, न्याय बलवानों का हित है, ये थ्रेसिमेकस का कहना है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, प्लेटो का कथन है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ह्यूम का कथन है। और न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, तो ये जॉन रॉल्स का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद और संविधान किसके उपकरण हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है, संसद और संविधान कानूनी न्याय के प्रमुख उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जॉन रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक हैं और इन्होंने अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय या न्याय उचितता के रूप में व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में या जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में व्याख्या की है? तो उत्तर है जॉन रॉल्स ने। दोस्तों, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को उचितता के रूप में या जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में व्याख्या की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है? तो ये जॉन रॉल्स ने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है। अगला प्रश्न है, न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, ये कथन किसका है? तो उत्तर है, ये कथन प्लेटो का है, जो कहते हैं न्याय मानवीय आत्मा का गुण और व्यक्तियों की उचित अवस्था का नाम है। अपने निश्चित स्थान में अपने कार्यों को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। और प्लेटो ने दोस्तों न्याय को कार्य विशेषीकरण और कार्य विभाजन के रूप में परिभाषित किया है। तो देखिए, न्याय आत्मा का गुण है और अन्याय दुर्गुण, ये प्लेटो का कथन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत हमने इस वीडियो में अधिकार और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।